मैं घर पर अकेली थी। मुझे घर पर अकेली देखकर बहनोई हो गया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने पहले रोका, लेकिन बहनोई नहीं रुका। फिर मैंने कहा, कर लो जो करना है, मैं कंवारी हूँ। लेकिन मेरा नाम निशा है। मैं एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती हूँ। हम सिर्फ दो बहनें थी। मेरी बहन की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया हो। आज कई दिनों बाद मेरी बहन और बहनोई हमसे मिलने के लिए हमारे घर आए थे, और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन उन्हें आए अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी बहन को अचानक बाजार जाना पड़ा, और जाते हुए अम्मा ने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने बहनोई के लिए खाने का बंदोबस्त करो, हम तब तक अस्पताल से हो आते हैं। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा बहनोई रह गए थे, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई और खाना बनाने में लग गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। जब मैंने पलट कर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी सांसें जैसे रुक गई थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरा बहनोई खड़ा था, जो अजीब नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखी सी चमक थी, और वो मुझे सर से पांव तक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पलक झपकते ही मुझे अपनी नजरों से ही निगल जाएगा। उसके बदले हुए अंदाज को देखकर मेरे दिल में फौरन यह एहसास उभरा, जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और धीमे लहजे में अपने बहनोई से पूछा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? मेरी बात सुनते ही उसने दोबारा से मेरे वजूद पर नजरें जमा दी। उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर इस अंदाज से जमी हुई थी जैसे वो हर चीज को अपने जहन में कैद करना चाहता हो। मैंने जल्दी से दुपट्टा तलाश करने की कोशिश की ताकि खुद को ढांप सकूं, मगर मैं नाकाम रही, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने दुपट्टा ओढ़ा ही नहीं था। उसकी नजरें मेरे लिबास और जिस्म पर शिद्दत से मरकूज थीं कि मुझे लगा वो मुझे निगाहों में ही नाप रहा है। इधर मेरी अपनी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक क्या हो गया है। कल तक वो मुझसे बड़ी मोहब्बत, नरमी और इज्जत से पेश आता था। मुझे छोटी सी छोटी बात पर भी समझाता रहता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसका अंदाज, रवैया और नजरों की तपश सब कुछ बदला सा लग रहा था। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी माँ और बहन को आने में कितना वक्त लगेगा। मैंने घबरा कर एक गहरी सांस ली और झूठ बोल दिया कि वो 5 मिनट में आने वाले हैं। हालांकि सच ये था कि उनकी वापसी में अभी 1 घंटा बाकी था। उसके सवालात और हरकत से मुझे साफ अंदाजा हो गया था कि वो मुझसे क्या चाहता है, लेकिन मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकती थी। मुझे इस तरह के मामलात से हमेशा खौफ महसूस होता था, और मैं कभी अपनी बहन के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचा सकती थी। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो शख्स मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और चालाक है। वो हालात को इसके नतीजे पर ले आएगा कि मैं अभी समझने और फैसला करने के काबिल ना रहूंगी। वो खामोशी से मुझ तरफ बढ़ता चला रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, वैसे वैसे मेरी हालत भी खराब होती जा रही थी। मैंने बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेला, मगर मेरी इस हरकत पर वो अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, मैंने फौरी बहाना कर दिया कि खाना तैयार हो चुका है और मुझे गर्मी महसूस हो रही है, इसलिए मैं फ्रेश होने के लिए कमरे में जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही तेजी से इस बात में सर हिला दिया, लेकिन इसके चेहरे से मुस्कुराहट अब भी खत्म नहीं हुई थी। जब तक मैं किचन से बाहर निकली, मुझे मुसलसल अपनी पीठ पर उसकी नजरों की तपश महसूस होती रही। मैं जैसे ही कमरे के करीब पहुंची तो अचानक नुकरानी की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, क्योंकि वो पिछले 2 हफ्ते से अपने गांव छुट्टी पर गई हुई थी, और इस दौरान घर के तमाम काम मैंने ही संभाले थे। उसे देखकर मेरी खुशी की एक बड़ी वजह यह थी कि मुझे अपनी हिफाजत का अब एहसास होने लगा था। इसी खुशी में मैं बेसाख्ता उसके गले लग गई। मेरी ये गैर मुतवक्का हरकत देखकर नुकरानी हैरत में पड़ गई, क्योंकि इस घर में काम करने वाले सभी जानते हैं कि मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं। गले लगाना तो दूर, मैं तो किसी को सीधे मुंह सलाम तक नहीं करती थी, और नुकरानियों की तरफ देखना भी मुझे पसंद नहीं था। मगर आज न जाने क्यों उसे देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून सा महसूस हुआ था। नुकरानी भी मेरी यह हालत देखकर हैरत सदा हो गई। नरमी से पूछने लगी, बीबी जी आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने फौरन खुद को संभाला,
तेजी से असबाब में सर हिलाते हुए कहा, हाँ सब खैरियत है, तुम फौरन जाकर बाकी घर का काम संभालो। मेरी बात सुनकर वो सीधी किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन अभी वो किचन में दाखिल भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरा बहनोई वहां आ पहुंचा और उसे रोककर सख्त लहजे में कहने लगा कि वो फौरन वापस अपने घर चली जाए। उसकी ये बात सुनकर मैं शिशता रह गई, हैरत भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो नुकरानी को इस वक्त वापस भेजने की बात करेगा। नुकरानी भी हैरत और उलझन में मुब्तला हो गई, कभी मेरी तरफ देखती तो कभी उसकी तरफ, जैसे फैसला ना कर पा रही हो कि किसकी बात माने। फिर उसने अचानक पूछा, बड़ी बीबी जी कहाँ है, मुझे कुछ बात करनी है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, मेरा बहनोई फौरन बोल उठा, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, तबीयत रात से ठीक नहीं है और मेरी बीवी भी उन्हीं के पास बैठी हुई है। मुलाजमा ने जवाब दिया, ठीक है, मैं उनके पास जाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, मेरा बहनोई उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और इस बार इंतहाई सख्त लहजे में बोला, जब मैंने कह दिया तुम घर जाओ और कल आना, तो क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? उसका अंदाज और लहजा एकदम बदल चुका था और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। मैंने उसे आज से पहले कभी इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा। नुकरानी भी खौफजदा हो गई, फौरन हाथ जोड़कर बोली, माफ कीजिएगा साहब, अगर मेरी बात से आपको गुस्सा आया हो, मैं अभी जा रही हूँ। उसका ये कहना था कि मेरा दिल जैसे लरस उठा, मेरे अंदर खौफ ने जड़ें पकड़ ली। मुझे अब यकीन हो गया था, इस घर में अब कोई भी मुझे बहनोई के इरादों से नहीं बचा सकता। उसके चेहरे के तासुरात, बदलती हुई नजरें और गुस्से के बाद उभरती हुई वही मुस्कुराहट कि सब कुछ मुझे शदीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। नुकरानी 5 मिनट बाद घर से रुखसत हो गई और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, मेरा बहनोई दोबारा मेरी तरफ मतवज्जा हुआ और उसके चेहरे पर एक बार फिर वही अजीब मुस्कुराहट फैल चुकी थी। फिर वो मेरे करीब आकर कहने लगा, आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त तो गुजारना चाहता हूँ। इस दौरान किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम जाओ और अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। उसकी ये बात इतनी अजीब और मायनी खेज थी कि मैं चंद लम्हे उसके चेहरे को देखती रह गई, जैसे उसके इरादे को भांपने की कोशिश कर रही हूँ। उसके चेहरे के तासुरात से ही मुझे साफ महसूस हो रहा था कि जो कुछ वो सोच रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा भी मैं खुद को संभालते हुए उससे कहा, आप मेरे साथ वक्त क्यों गुजारना चाहते हैं? ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे तन्हाई में करना चाहते हैं? अगर कोई जरूरी बात है तो आप अभी कह दें, क्योंकि मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। मेरी बात पर वो जोर जोर से हंसने लगा, फिर बड़े अजीब अंदाज में बोला, ये बातें करने वाली नहीं बल्कि समझाने वाली है। तुम्हें समझाने में शायद मुझे काफी वक्त लग जाए। इसके लहजे और अंदाज ने मेरे अंदर खौफ की लहर दौड़ा दी और मैं दिल ही दिल उसके इरादों को बहुत हद तक समझ चुकी थी। लेकिन मैंने खुद को जाहिरी तौर पर मजबूत और बेफिक्र जाहिर किया, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने अपनी अम्मी को फोन किया, उनसे कहा था, अम्मी मुझे अकेले घर में डर लग रहा है, आप दोनों कब तक वापस आएंगी? तो अम्मा ने मुझे तसल्ली देते हुए जवाब दिया था, फिक्र मत करो, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। ये जानकर मैंने वक्ती तौर पर खुद को थोड़ा मुतमईन महसूस किया और जाहिरी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे उम्मीद थी वो कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मैंने दिल में ये पक्का इरादा कर लिया था कि आइंदा इससे और ज्यादा मोहतात रहूंगी। इसकी नजरें जिस अंदाज से मेरे जिस्म का जायजा ले रही थी, वो मुझे शदीद नागवार लग रहा था। उसका घूरने का अंदाज नाहित गैर मुनासिब और तकलीफ था। मैं अंदर से शदीद गुस्से में थी, मगर मजबूरन उस वक्त मुझे अपने गुस्से को निकलना पड़ा, क्योंकि ये बात भी ऐसी थी जिससे मैं अपनी बहन से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैंने उसे सच बता दिया और उसके शौहर के दरमियान ऐसा तूफान उठेगा जो शायद सारी जिंदगी के लिए दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दे और इनके दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे चाह कर भी नहीं गिराया जा सकेगा। ये बहन का घर खराब करने का रिस्क था तो मैं किसी सूरत भी नहीं ले सकती थी।
اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنے انداز میں اس معاملے سے نپٹوں گی۔ کوئی ایسا کام کروں گی جس سے نہ صرف میری عزت بھی محفوظ ہو جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرے بہنوئی کو بھی سبق حاصل ہو جائے۔ مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ پرانا کھلاڑی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے الماری کھولی، اپنے لیے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم میں بھی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی بھی میرا باہر نکلنے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، میں عورت ساتھ ہی کب تک ایک مرد کے ساتھ مزاحمت کر لیتی۔ اسی خوف سے میں واش روم میں قید رہی، سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک گھنٹہ یہاں پر رک کر انتظار کیا جائے یا باہر نکلا جائے۔ پھر میں واش روم کے دروازے سے کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن باہر سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے میں نے اپنا دروازہ اچھی طرح سے لاک کیا تھا۔ یہ سوچ کر مجھے تھوڑا سکون ملا اور میں واش روم سے باہر نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی میں باہر نکلی، سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرا بہنوئی کھڑا تھا، جو اس وقت بہت ہی بری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا بس چل رہا تھا کہ وہ فوراً ہی مجھ پر جھپٹ پڑے۔ اس کو دیکھ کر میری زبان ہلکلانے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ میری بات سن کر وہ پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا، وہی جو تم مجھ سے چاہ رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکل جائیں۔ مگر وہ کمرے سے نکلنے کے بجائے مسلسل میرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ شاید ایسا اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ میں نے بہت ہی بے باک لباس پہن رکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے اس طرح کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اپنے بہنوئی کی موجودگی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھائیں، ابھی اور اس وقت یہاں سے نکلے۔ وہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ میری طرف قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ میرے قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مجھے اپنی روح جسم سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، پلیز تم وہیں پر رک جاؤ، اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں امی بھی آنے والی ہیں۔ جیسے ہی امی آئیں گی، میں انہیں تمہاری حرکتوں کے بارے میں بتا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تمہاری امی آج اس گھر میں واپس آئیں گی؟ اور اب تو اس کی بات سن کر میرے ہوش حواس بھی اڑ گئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا، کہنے لگا، مہاجبین کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دن پہلے کال کر کے بتایا تھا کہ مہاجبین کو ہسپتال بھیجو اور اسے 3 دن کے لیے ہسپتال میں رکھیں گے۔ میں نے تمہاری ماں کو اس کے ساتھ اسی وجہ سے بھیجا کیونکہ مجھے پتا تھا وہ اگلے دن واپس آئیں گی، لہٰذا وہ ایک دن اپنی بیٹی کے پاس بھی رکیں گی اور یہ ایک دن میرے پاس کافی ہے۔ وہ کوئی بازار نہیں گئی بلکہ وہ ہسپتال گئی ہیں۔ میں تمہیں مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لوں۔ اب کی بار میں نے اپنی بہنوئی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے انہیں کہا، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ لیکن جواب میں وہ مجھے کہنے لگا، ارے میں کب ایسا کر رہا ہوں؟ بلکہ تم ہی مجھے ہر بار اشارے دیتی تھی، تم ہی تو مجھے ہر بار اپنے پاس بلاتی تھی، تم ہی تو مجھے بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ بہنوئی کی یہ عجیب و غریب باتیں مجھے بہت تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور انہیں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت بولیں، میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ وہ جھٹ سے بولا، مگر میں تو اب یہی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے میری طرف بڑھا۔ اس نے میرے بازو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قریب کرتا یا پھر میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرتا، اچانک باہر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن کھڑی تھی۔ اپنی بہن کو وہاں پر دیکھ کر مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے چور نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، لیکن وہ پرسکون انداز میں کھڑا تھا۔ میرے بہنوئی کو دیکھ کر وہ کہنے لگی، ارے آپ یہاں پر ہیں، میں آپ کو باہر ڈھونڈ رہی تھی۔ میری بہن بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اسے ہم دونوں پر کسی بھی قسم کا کوئی شک ہوا ہے۔ میں بھی صورت میں اپنی بہن سے اس طرح کی بات کر کے اسے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔
मगर अब मैंने एक बात तय कर ली थी कि मैं अपनी बहनोई से फासले पर रहूंगी और अब उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करूंगी, ना ही उसके करीब जाऊंगी। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से बची थी और दोबारा मैं कभी भी उसके करीब जाने का रिस्क नहीं लूंगी। मुझे बहनोई की बातें परेशान कर रही थी। उसने मुझे कहा था कि मैं खुद उसे ही अपनी तरफ मतवज्जा करती हूँ, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा। पता नहीं उसे मेरी किस अदा से ऐसा लगा था कि मैं उसे वर्गलाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर बाद अम्मी कमरे में दाखिल हुई। वो चेहरे से बहुत परेशान नजर आ रही थी। अम्मी को परेशान देखकर मैं भी परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी क्या हुआ। अम्मी ने मुझे बताया तुम्हारी बहन उम्मीद से है। मैं हैरान हो गई और अम्मी को कहने लगी इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आपको तो मोहल्ले में मिठाई बांटनी चाहिए और सबको ये खबर सुनानी चाहिए। मैं एकदम बहुत पुरजोश हो गई थी। खाला बनने का सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। अम्मी की अगली बात सुनकर मेरी ये खुशी भी खत्म हो गई। अम्मी ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि ये बच्चा जाया कर दिया जाए, तभी ठीक रहेगा, वरना अगर तुम्हारी बहन ने इस बच्चे को जन्म दिया तो उसकी जान जा सकती है और फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही ना बच सकें। ये कहकर अम्मी ने अपना सर अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो वाकई बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। मैंने अम्मी को तसल्ली दी और कहा कि आप फिक्र ना करें, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी ने तेजी से नफी में सर हिलाया और मुझे कहने लगी अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी बहन एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही जिद कर रही है कि उसने इस बच्चे को जन्म देना है। उसने मुझे तुम्हारे बहनोई को बताने से भी मना कर दिया है और मुझे कसम दी है कि अम्मी की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो मेरी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी। मुझे भी अपनी बहन की फिक्र होने लगी। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। इन दिनों हमारे घर में बहनोई का आना जाना काफी ज्यादा बढ़ गया था। वह बहाने बहाने से हमारे घर आने लगा था और ज्यादातर वक्त उसी वक्त आता था जब अम्मी घर पर मौजूद नहीं होती थी। बाज़ औक़ात मैं उसे दरवाजे से ही वापस भेज देती, लेकिन जिस दिन वो घर के अंदर दाखिल हो जाता, उस दिन उसे घर से निकालना मुश्किल हो जाता था। लेकिन मैं शुक्र अदा करती थी कि नुकरानी घर मौजूद होती थी। कम से कम उसकी मौजूदगी में वो मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता था। मगर मैं इस वक्त से डर रही थी जिस वक्त घर पे ही कोई भी मौजूद ना हो, उस दिन मेरा क्या होगा, ये ख्याल सोचकर मेरी रूह कांप जाती थी। मगर मैंने अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा रखा हुआ था। उस वक्त भी मैं जीन्स शर्ट में मलबूस थी और अपने कमरे में टीवी देख रही थी कि अचानक ही मुझे नुकरानी का बुलावा आ गया। मैं जल्दी से गई, मुझे लगा शायद किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन किचन में खड़ी शख्सियत को देखकर मुझे लगा कि कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। वहां पर मेरा बहनोई खड़ा था तो मुझे बहुत ही अजीबो गरीब नजरों से मेरे वजूद को देख रहा था। मुझे उससे खौफ सा महसूस होने लगा। इससे पहले कि मैं बाहर निकलती, उसने मुझे रोक दिया और मुझे कहने लगा तुम क्यों हर बार मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करती हो? तुम क्यों चाहती हो कि मैं बार बार तुम्हें देखूं? मैंने बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा कि आपको किस बात से ऐसा लगा है? मैं आपको अपनी तरफ मतवज्जा करती हूँ। क्या मैंने आपसे कभी भी कोई इस तरह की बात की है? मैंने आपको कभी कोई ऐसा इशारा दिया है जिसकी वजह से आप बार बार मुझे यही बात कहते हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा तुम हमेशा मुझे इशारे देती हो, तुम हमेशा अपने पास बुलाती हो। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उन्हें कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं और मुझे डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी बात सुनकर मुझे दीवार से लगाते हुए कहने लगा अभी भी तुम मुझे अपनी तरफ मतवज्जा कर रही हो, अभी भी तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे वजूद को देखता रहूं और तुमसे कुछ ऐसा वैसा करूं जिसकी तुम्हें तलब है। मैंने खुद को उसके हाथों से साथ कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकरानी वहां पर आ जाए। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहनोई कहने लगा फिक्र मत करो, मैंने उसे घर भेज दिया है, अब वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगी। अब हम दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। अब तो मेरे घर का मेन दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया है। अगर कोई आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन वो दरवाजा भी अब उसी वक्त खोलूंगा जिस वक्त मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। इतने अरसे से तुम मुझे
مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو، لیکن معذرت کہ میں تمہیں وقت ہی نہیں دے پا رہا۔ اس کی بات سن کر میں اونچی اونچی آواز میں رونے لگی اور اس سے کہنے لگی، خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، مجھ پر رحم کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں کہ لڑکیوں کے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم بار بار اس طرح کی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو۔ تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، لیکن تمہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا نہیں آتا۔ اب کی بار اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ تم ہمیشہ ایسے کپڑے پہنتی ہو جو لڑکوں کو تمہاری طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس کا اشارہ میری جینز اور شرٹ کی طرف تھا۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آ چکا تھا۔ کچھ لڑکے میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی، میرا جسم اس طرح کے کپڑوں میں نمایاں ہو رہا تھا۔ اب جا کے مجھے پتا چلا کہ بہنوئی اسی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ اس کے سامنے بے باک لباس پہن کر جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جذبات بے قابو ہو جاتے تھے، اور اس نے یہ سارا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ وہ مجھے اس چیز کا احساس دلا سکے کہ میں اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہی ہوں۔ مجھے اس چیز کا بہت اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا بھی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے میرا بہنوئی ہمیشہ ہی باتوں باتوں میں سمجھاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس طرح کے لباس نہ پہنا کرو، لیکن میں اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ ہٹ دھرمی دکھاتی تھی۔ وہ مجھے اچھے طریقے سے سبق سکھانا چاہتا تھا اور مجھے یہ بتانا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی عزت ہمیشہ ہی اچھے لباس میں کی جاتی ہے۔ جو لڑکے اس طرح کا لباس پہنتی ہیں، نہ تو ان کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی پرائے ان کی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنا لباس تبدیل کر دیا۔ میں ایک مناسب لباس پہننے لگی تھی۔ قمیض، شلوار اور دوپٹہ پھیلا کر اوڑھتی تھی اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ کتنے باریک کپڑے پہنتی تھی، جن میں سے میرا سارا جسم نمایاں ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈھانپ کر باہر جاتی تھی۔ اس تبدیلی کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ لوگ بھی انہی لڑکیوں کی عزت کرتے ہیں جو اپنی عزت خود کرتی ہیں، اور اسلام ہمیں مکمل پردہ کرنے کی تعلیمات دیتا ہے، اور ایک ہم ہے جو اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے خود اپنی نمائش کرتے ہیں، اور پھر جب ہمیں اس گناہ کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو ہم سارا قصور دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے کہ مکھیاں ہمیشہ اسی چیز پر بیٹھتی ہیں جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔